नमस्ते जी। नमस्ते। क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है, मस्ती में हो? हाँ। आज से हम लोग क्लास 7 का मैथ शुरू करेंगे, पता है ना? पता है? तो चलिए 7 से मैथ शुरू किया जाएगा। और आज हम लोग 7 का बुक ला लिए हैं, तो शुरू किया जाए। हम लोग के पास ये क्लास 7 का ML अग्रवाल है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का। और हमारे सामने हैं आज के हीरो दिव्यांश जी। तो दिव्यांश जी, आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा से। पहले हम लोग 2 ही चैप्टर अलजेब्रा है, उसको फटाफट से खत्म करेंगे। अलजेब्रा के हमारे पास ये पुराना किताब है, लास्ट ईयर का किसी से इन्होंने मांगा है। तो अलजेब्रा के 2 चैप्टर हैं, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वेशन है। ये 2 चैप्टर अलजेब्रा के हैं, इसको पहले खत्म किया जाएगा। ठीक है? हाँ। तो शुरू किया जाए। हाँ जी। हाँ। चलिए, तो पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में पेज नंबर 157 है। 157 हम लोग देखते हैं क्या होता है। तुम्हारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, 157। नींद आ रही क्या यार? नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा है। ये रहा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है ये बताइए। आपको पता है कुछ? पेंसिल निकालो। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब होता है, ये अलजेब्राइक का मतलब होता है बीज गणित। बीज गणितीय, बीज गणितीय व्यंजक। ठीक है, बीज गणितीय व्यंजक। अच्छा, तुमको पता है अलजेब्रा को हिंदी में बीज गणित कहते हैं? नहीं। जान लो आज से। और एक्सप्रेशन का मतलब है व्यंजक। तो जिस भी अलजेब्रा में ये क्या कह रहे हैं कि इन अलजेब्रा वी यूज 2 टाइप ऑफ सिंबल। अलजेब्रा में हम 2 तरह का चिन्ह यूज करते हैं। कुछ तो नंबर होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो क्या आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? हाँ। क्या होता है बताओ। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब जैसे कोई भी नंबर। एक मिनट रुको। तो हाँ बताओ, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब जैसे कोई भी नंबर जो कि हमेशा उसका वैल्यू सेम रहेगा। तो नंबर की वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहती है, कहाँ बदल जाती है? कांस्टेंट देखो, ये कह रहे हैं चिन्ह। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा हर कोई एक ही समझता है। जैसे देखो कांस्टेंट, पहले समझो अच्छे से। कांस्टेंट का मतलब होता है कुछ ऐसे चिन्ह जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है ना? जैसे अगर हम ये चिन्ह बनाएं तो ये इसका वैल्यू तुम भी 5 समझते हो। हाँ। दुनिया का हर प्राणी 5 ही समझेगा। इसको हम 3 बता दे तो ये 3 ही होता है। हाँ। इसको हम 9 लिखे तो सब 9 ही समझता है। हाँ। इसी तरह से ये अगर हमने पाई लिखा है, तो ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। और वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज करता रहे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो, है ना? हाँ। तो वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है। जैसे माने हमने x लिखा है, तो ये x लिख दिया, इसका मतलब हम अपने मन में 7 सोच रहे हैं, तुम अपने मन में 4 सोच रहे हो। तो x है, y है, z है, ऐसे कोई भी लेटर हो सकते हैं। ठीक है ना? तो जनरली कांस्टेंट का मतलब होता है सारे न्यूमेरल नंबर। न्यूमेरल जो होते हैं वो सारे क्या बनाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। और जितने लिटरल वैल्यू होते हैं, लेटर वाले लिटरल, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्या बात समझ में आई है? कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? आइए आगे बढ़े। तो ये हमने 2 चीज सीखा भी, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो कह रहे हैं कि अलजेब्रा में, अब ध्यान से समझो, पहले आज से बेसिक शुरू कर रहे हैं। अलजेब्रा में हम 2 तरह का सिंबल यूज करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। A symbol which has fixed value is called the constant। जिसकी फिक्स वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल में ब्ला 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 लिखा है। A symbol which can be given a various numeral value is called the variable। कुछ सिंबल होते हैं जो अलग अलग न्यूमरल वैल्यू देते हैं, उनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जूम कर दें क्या थोड़ा? हाँ अब ठीक है, देख भी पाएंगे लोग। आगे बढ़े।
तो वेरिएबल कहते हैं। दस अ वेरिएबल नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स वैल्यू। इसका मतलब एक बात और इन्होंने बता दिया। क्या बताया? कह रहे हैं कि कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। और वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? नॉट फिक्स्ड, यानी वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। तो ये तो तीन बातें हमने पढ़ी यहाँ पे। आज आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, कहाँ गया पेंसिल, ये रहा। नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड, इट कैन डिफरेंट वैल्यूज, इसके वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं। सो वेरिएबल्स आर जनरलाइज्ड नंबर और अननोन नंबर। क्या बोलते हैं? ये अननोन नंबर है। वी यूज द लेटर x, y, z, m, n whatever टू डिनोट अ वेरिएबल, किसी व्यक्त करने के लिए। डिनोट का मतलब व्यक्त करने के, दिखाने के लिए। वेरिएबल को दिखाने के लिए हम x, y, z यूज करते हैं। वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज लिटरल और लिटरल नंबर, इसको लिटरल में बोलते हैं। सिंस द वेरिएबल लिटरल नंबर, सो दे ओबे ऑल द रूल्स ऑफ द ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द नंबर। तो कह रहा है ये लेटर भले ही है, लेकिन ये इसको नंबर की तरह यूज करते हैं, तो इसलिए इसमें सारे नियम लग जाएंगे। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, सारे नंबर इसमें लगते हैं। ठीक है ना? और इसमें सारे लॉ भी लग जाते हैं। ये सब लॉ अभी आप पढ़ेंगे आगे। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एक दूसरे चैप्टर में। ठीक है ना? इंटीजर वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब रूल जो लिखे हुए ना, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स, ये सब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़े। तो ये कह रहे हैं कि अलजेब्रा में हम लोग ये चीज सब बोल रहे हैं कि अलजेब्रा में हम लोग दो तरह के सिंबल यूज करते हैं। एक तो वेरिएबल यूज करते हैं और एक हम लोग क्या यूज करते हैं? वेरिएबल यूज करते हैं और एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं। तो अब देखो अगला टॉपिक इनका है पावर ऑफ अ वेरिएबल। ये क्या होता है? आइए पावर ऑफ अ वेरिएबल समझते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। अलजेब्रा का बेसिक अगर ठीक रहा तो जिंदगी भर ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ा दोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। पावर ऑफ अ वेरिएबल, पावर ऑफ अ वेरिएबल, एक पावर क्या होता है वेरिएबल का? वेरिएबल है ना। पावर ऑफ अ वेरिएबल का क्या मतलब है? इसको हिंदी में कहते हैं, ये वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। घात माने पावर। घात का मतलब क्या है? पावर। अब ये कह रहे हैं जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल ए है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर 2 लिखा जाता है। इसको घात कहते हैं, यानी पावर बोलते हैं। ऐसे ही समझ लो, अगर मान लो कि x इंटू एक्स, मान लो x को 4 बार इंटू कर दिया तो x का पावर कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही मान लो x इंटू वाई लिख दिया, तब क्या होगा? x एक बार है और y 2 बार है, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो मल्टीप्लाई को दिखाता है पावर। क्या दिखाता है? पावर दिखाता है मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई जब हम किसी भी वैल्यू, ऐसे नंबर पे भी ऐसे ही हम लोग करते हैं। मान लो 5 इंटू 5 है, तो हम क्या करते हैं? 5 इंटू 5 का मतलब क्या होता है? 5 का स्क्वायर। कहीं 5 का स्क्वायर लिखा हो तो हम ऐसे ही खोलते हैं इसको। तो ये हो गया पावर ऑफ अ वेरिएबल। आइए अगला टॉपिक देखते क्या कह रहे हैं। हाँ, पावर ऑफ अ वेरिएबल के बाद ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ये कह रहे हैं पावर ऑफ अ वेरिएबल। अरे बहुत ज्यादा हिल गया भाई। चलो, पावर ऑफ अ वेरिएबल के बाद में ये कह रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। x इंटू एक्स अगर मल्टीप्लाई है तो x इंटू एक्स अगर मल्टीप्लाई है तो इसको हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं। रीड एज, इसको पढ़ते हैं x स्क्वायर। 3 बार है तो x क्यूब, ऐसे ही हम लोग 4 बार है तो x टू द पावर n मल्टीप्लाइड n टाइम्स, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? इसको ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। जब हम किसी चीज को पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। बहुत सारे बुक में रेडिकल भी लिखा रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आया। अब ये कह रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब बता रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। मतलब कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑपरेशंस का मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड है।
ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज कॉल्ड द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मोटा मोटा ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ कांस्टेंट को और कुछ वेरिएबल्स को हम ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये सब यूज करके एक रिलेशन बना देते हैं, उसको जो दिखता है उसी को हम लोग बीजगणितीय व्यंजक यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब ये देखो एग्जांपल क्या है, 4x, 4 और x में मल्टीप्लाई है, फिर जोड़ा गया 5, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। यहां से यहां तक क्या है, एक एक्सप्रेशन हो गया। फिर कह रहे हैं 9y यानी y को 9 से मल्टीप्लाई किया और 13 माइनस किया गया। तो मोटा मोटा देख रहे हो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड यूज हो रहा है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में और बन जा रहा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये देखो 4x + 5 इस फॉर्म जैसा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या बातें कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन समझ में आ गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अगला टॉपिक हमने समझा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ लिखते चल रहे हैं क्या क्या हम सीख रहे हैं, ताकि चैप्टर के अंदर घुसे तो हमको दिक्कत ना हो। एक तुम्हारा अभी क्या सीखा हमने, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हाँ। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बात समझ में आई है। तो हड़बड़ नहीं भागना है, आराम से धीरे धीरे सीखना है। क्लास 7 आज से शुरू किया हमने, ये क्लास 7 है और आईसीएससी का आईसीएससी के स्टूडेंट हैं दिव्यांश जी, और बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं एमएल अग्रवाल। ठीक है जी। तो आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। आगे टर्म्स क्या होता है ये पहले चीज को समझेंगे। अब अगली टॉपिक ये बता रहे हैं टर्म समझिए, टर्म समझिए, ध्यान से समझना टर्म को। जैसे अगर हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखें, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखें 3x + 2y, तो इसमें दो टर्म है। ठीक है, क्या है, दो टर्म है। तो टर्म का मतलब है जैसे 3x + 2y लिखा है, तो याद रखना टर्म जो होते हैं वो प्लस माइनस से बदलते हैं, इनटू डिवाइड से टर्म नहीं बदलता है। अगर इसी चीज को ऐसे लिखा रहे 3 × x + 2 × y, तो ये चार टर्म नहीं हो जाएगा, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दो ही टर्म है। बात समझ में है। ऐसे ही इनटू डिवाइड चाहे जितनी बार लिखा हो, 3 × 2 2 × 2 × x / 5 + 9x, तो ये कितने टर्म है, एक टर्म ये है और ये एक टर्म है, यानी प्लस माइनस से टर्म बदलता है। एक बात रख के समझ में आ गया। तो फाइनली हमें याद रखना, अच्छा मान लो कभी ऐसे लिखा है 2x + 3y / 5, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये कितने टर्म है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x y में 5 और 3y y में 5, तो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, तो दो ही टर्म है। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी चीज देगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वो जितने भी प्लस माइनस में टूटता है वो टर्म बदलता है। जैसे मान लो ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया। तो जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म होते हैं, एक ही टर्म होते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, हाँ मोनोमियल्स, मोनोमियल बोलते हैं। जैसे 3x है ना, फिर देखो और बताओ तुम एक 2y, और बताओ एक 1z 9z, जो भी है ये हमारा ये इस आपस में चाहे जितना भी लिख लो, मान लो इसके 5 लिखा है ना, इसमें और 3 से इंटू हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइनली एक टर्म है। तो क्या चीज सीखा हमने, मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म नहीं बदलता, टर्म किससे बदलता है, प्लस और माइनस से। तो अगर माइनस प्लस यूज किया ही हुआ है तो उसको मोनोमियल एक उसको बोलते हैं। दूसरा कहता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म जिसमें होते हैं, बाइनोमियल का मतलब है जिसमें दो टर्म है। जैसे यहाँ पे 2x + 3y हो गया, 9x - 6y हो गया, 7z + 5 हो गया, है ना। तो ये क्या हो रहा है, दो टर्म। देखो एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म। अब एक टर्म में चाहे जितनी बार गुणा भाग हो जाए, मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये एक ही टर्म है, और इसके साथ हमने z यहाँ पे m जोड़ लिया तो ये दूसरा टर्म है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो बात आई होप समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं।
तो ये तीसरी बात यहाँ पे देखो, बाइनोमियल के बाद आता है अगर 3 टर्म है तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब उसके ऊपर जब आता है ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म है, 3x + 9y + 6m, तो ये 3 टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है। समझ में आया? इसके बाद उससे भी ज्यादा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। जिसमें 1 टर्म है तो उसको हम लोग मोनोमियल बोल दिए, 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोल दिए, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बोल दिए। उसके आगे की बात जब आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्म। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग आगे अभी और भी समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी यहाँ पे तो खाली एक नाम आया है, पॉलिनोमियल में मोर देन टर्म्स जब ज्यादा होते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। हाँ, अब एक चीज पूछ रहे हैं, अगला टॉपिक इनका आ रहा है कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। अब देखो ध्यान से समझो अगला टर्म, इनको कह रहे हैं कांस्टेंट टर्म क्या होता है। किसी टर्म में केवल न्यूमरल वैल्यू जो रहती है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मान लो हमने एक टर्म लिखा, ट्राइनोमियल लिखा, 3x + 9y और +6। ठीक है, तो इस टर्म में वेरिएबल है और कांस्टेंट दोनों है। इसमें क्या है? वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है, लेकिन इसमें केवल कांस्टेंट है, तो इस टर्म को हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस टर्म को? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म। तो एक हम और लिख रहे हैं, बताओ उसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 2x² + 9 + 7z - 6y। बताओ इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है? 9। ये 9, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म की बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? बताओ। हाँ। कांस्टेंट टर्म क्या होता है समझ में आ गया? हाँ। आगे बढ़े। तो कांस्टेंट टर्म के बाद में हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब अगला इनका टॉपिक जो आ रहा है, बुक में हम दिखा नहीं रहे हैं, बुक में भेज देंगे। तो ये प्रोडक्ट कह रहे हैं। प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुणनफल। गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, गुणनफल। अभी देखो ध्यान से देखना, गुणनफल क्या है। द टर्म अलजेब्रिक हैविंग नो वेरिएबल्स को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जब हम 2 या 2 से ज्यादा चीज को, दो कुछ जैसे मान लो 3 है, x है और y है, तो जब एक टर्म बनता है तो ऐसे लिखता है 3xy। इसका मतलब इसमें 3 और x और y का मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई के लिए हम कोई सिंबल यूज नहीं करते हैं, ये नॉर्मली लिखा होता है। इसका मतलब है इन तीनों में आपस में मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है। समझ में आया? तो इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो जब कभी कोई टर्म रहे, अगर हमको बोला है कि 4xy, तो इसमें कौन कौन से चीज यूज हुए हैं और कैसे ये बना है? कहना 4 था, x था और y था, ये तीनों का प्रोडक्ट 4xy बना है। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अभी इसी चीज को हम लोग समझते हैं, प्रोडक्ट आ गया तो अब आपको एक चीज और समझ में आएगा, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। मतलब इसके कितने के मल्टीप्लिकेशन टुकड़े हैं, गुणनखंड। जैसे यही वाला पार्ट बता रहे हैं कि अगर हमें 4xy लिखा गया है तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन कौन से फैक्टर यूज किए गए हैं। बहुत सिंपल है, इसमें 4 यूज है, x यूज है और y यूज है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो -7yz यूज हुआ है, इसमें क्या क्या यूज हुआ है? -7 यूज हुआ है, y हुआ है और z हुआ है। इन तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमारा ये बना है। इन तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमारा ये बना है। बोलो बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? हाँ। हाँ? हाँ। समझ में आ गया? अभी एक चीज ये सिखाएंगे, ट्री डायग्राम। क्या सिखाएंगे? ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, वही एग्जांपल हम भी ले रहे हैं। मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें मोर देन टर्म, एक से ज्यादा टर्म होंगे। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 7xy - 5। अब इस 7xy को हम क्या करना चाहते हैं? ये एक टर्म है, ये हमारे भाई, अगर इसको हम खोलें तो इसमें 2 टर्म है। एक पहला टर्म क्या है? पहला टर्म हमारे पास 7xy है और दूसरा टर्म हमारे पास क्या है? दूसरा टर्म 5 है ना? दूसरा टर्म क्या है हमारे पास? 5 बोलो या -5 बोल दो, ठीक है चलो -5 है। अब इस 7xy का हमें फैक्टर दिखाना है तो हम कह सकते हैं इसमें 3 फैक्टर हैं। क्या क्या फैक्टर हैं? एक 7 है, हाँ, ये x है और ये y है।
और ये तो 5 अकेला ही है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही कोई एक्सप्रेशन वो देंगे और कहेंगे आपको टी डायग्राम बनाओ, तो पहले उसके टर्म्स निकालो, फिर टर्म्स में कौन कौन से चीज यूज हुए हैं उसको बताना है। एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए, तब तुमको और अच्छा क्लियर समझ में आएगा। कॉपी तो बदलो यार, कॉपी तुम एक मोटा कॉपी पापा से बोलो ले लेंगे, ठीक है? मोटा कॉपी ले लो और उसके बाद में शुरू करोगे। एक एग्जांपल और देखो, जैसे इन्होंने लिखा है 5x क्यूब, 5x क्यूब माइनस 7xy स्क्वायर प्लस 8xy। तो पहले ये एक्सप्रेशन है, ये तो समझ ही रहे हो। इसमें कौन कौन से टर्म है? इसमें 3 टर्म है, दिख रहा है आपको? पहला क्या दिख रहा है? 5x क्यूब दिख रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है? माइनस 7xy स्क्वायर दिख रहा है। और तीसरा 8xy दिख रहा है। अच्छा, प्लस नहीं लगा रहे हैं, साइन नहीं लगाने का मतलब प्लस ही होता है। प्लस अगर साइन नहीं लगा है मतलब प्लस ही है, माइनस रहता है तो माइनस लगाना पड़ता है। ये मत सोचना कि माइनस वाला लगा रहे प्लस वाला लगा नहीं रहे, प्लस नहीं मतलब प्लस ही होता है, कोई साइन नहीं लगा मतलब प्लस ही होता है। अब इसको अगर हमें ब्रेक करना है तो कैसे कैसे ब्रेक होगा, आओ देखें इसको कैसे ब्रेक करेंगे। ये 5 था, 5 है, इंटू एक्स है, इंटू एक्स है, इंटू एक्स है, क्या यही इसका ब्रेक है? यही ट्री है। समझ में आया? मतलब 4 चीजें इसमें से निकल गई। इसमें क्या क्या आएगा? -7 आएगा, x आएगा, y आएगा और y आएगा। बोलो हाँ ठीक है, इसका ब्रेक यही है। हाँ। इसका ब्रेक तुम बता दो। 8 आएगा, x आएगा, y आएगा। समझ में आ गया? प्लांट समझाने समझ में आया कि नहीं? बोलो। हाँ। इसको हम लोग टी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना? आइए अगला टॉपिक जो हमारा है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या कह रहे हैं ये? कोएफिशिएंट। हाँ, वाह वाह भाई वाह, तुमको पढ़ा हुआ है क्या ये सब? हाँ। कौन पढ़ाया? आप ही पढ़ाए थे। कब? बहुत दिन हो गया। अच्छा, 6 में भी था क्या ये सब? हाँ। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। इसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। इसका मतलब क्या होता है? गुणांक मतलब 2 शब्द हैं इसमें, एक तो गुणा है मतलब मल्टीप्लाई। हाँ। और एक अंक है, अंक का मतलब डिजिट होता है। तो गुणा का मतलब हो गया मल्टीप्लाई और अंक का मतलब हो गया डिजिट। बात समझ में आया? तो जैसे यहाँ पे अगर हमसे पूछे एक एक्सप्रेशन, इन्होंने एक टर्म दिया 5xy और हमसे पूछे कि 5 का गुणांक बताइए, कोफिशिएंट ऑफ 5 बताइए, तो 5 में कितने से मल्टीप्लाई है? xy से। तो हम लिखेंगे 5 का गुणांक xy है। अगर हमसे पूछ ले x का मल्टीप्लाई क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो 5 और y है। 5 और y है। और अगर हमसे y का पूछ ले तो हम क्या करेंगे? 5 और x है। तो ऐसे ही हमसे कोफिशिएंट अगर पूछता है तो लिटरल और न्यूमरल दोनों को हम लोग को अच्छी तरीके से अगर समझ है तो हम आराम से इसको बता सकते हैं। बात समझ में आई है? अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कुछ लोग सोचेंगे भाई इजी इजी लेते हैं। जैसे मान लो 5x स्क्वायर z है। अगर हमसे 5 का कोएफिशिएंट पूछे तो हम क्या बताएंगे? x स्क्वायर z है। हाँ। अगर हमसे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछे तो हम क्या बताएंगे? 5 और z बताएंगे। अगर हमसे केवल z का कोएफिशिएंट पूछे तो हम 5x स्क्वायर बताएंगे। अगर यहाँ माइनस साइन लगा रहा तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। अगर हमसे केवल x का पूछे तो हम क्या कहेंगे? 5x और z है, ठीक है? तो ये हमने कोफिशिएंट निकाला। कोफिशिएंट का मतलब होता है किससे मल्टीप्लाई किया गया। गुणा का मतलब मल्टीप्लाई है और अंक का मतलब डिजिट्स है। तो कोफिशिएंट का मतलब है गुणांक, किसी भी चीज में कितने से गुणा किया गया है। बात समझ में है? हाँ। तो ये हमारा हो गया गुणांक। उसके बाद में लाइक और अनलाइक टर्म्स। अगला टॉपिक जो ये छेड़ रहे हैं वो कह रहे हैं लाइक टर्म्स किसको कहते हैं और अलजेब्रा में अनलाइक टर्म्स किसको बोलते हैं। तो पहले तो हम समझेंगे कि लाइक टर्म्स क्या होता है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। तो लाइक टर्म का मतलब होता है कि जो अलजेब्राइक पार्ट, जिनके अलजेब्राइक पार्ट सेम सेम है, उसको हम लोग लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे भाई क्या, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है और 5x लिखा हुआ है, तो ये क्या है? लाइक टर्म है, क्योंकि इनका अलजेब्राइक पार्ट इक्वल है, ठीक है ना? पहली बात। अच्छा, 9x स्क्वायर है और 7x स्क्वायर है, ये दोनों क्या है? लाइक टर्म है। हाँ। अच्छा, 3xy है और 5yx है, xy और yx एक ही मतलब होता है क्योंकि मल्टीप्लाई है। हाँ। तो ये भी लाइक टर्म है। समझ में आ गया? अच्छा, एक और एग्जांपल लो, 3x स्क्वायर y स्क्वायर और z पावर 5,
तो यहाँ पे इसका लाइक टर्म बताएंगे क्या हो जाएगा। मान लो -5 है, x स्क्वायर y स्क्वायर और z पावर 5। तो ये एल्जेब्रा, क्या तुम नाच नाच कर रहे हो, शांति से बैठो। एल्जेब्राइक पार्ट अगर सेम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ये लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म एकदम ठीक इसका उल्टा है। जिसके लाइक टर्म्स समझ में आ गया, अनलाइक टर्म्स इसका एकदम ठीक उल्टा है। जिसके एल्जेब्राइक पार्ट सेम नहीं होते उसको हम लोग अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। तो अनलाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म में क्या होता है कि हमारे एल्जेब्राइक पार्ट सेम नहीं होते। और मजे की बात है, लाइक और अनलाइक टर्म अगर आपको समझ में आएगा तो आपको जोड़ घटाना समझ में आ जाएगा, एल्जेब्रा को जोड़ते घटाते कैसे। जैसे 3x है और 9y है, तो इसका एल्जेब्राइक पार्ट x है, इसका एल्जेब्राइक पार्ट y है, दोनों को अगर लाइक टर्म नहीं है, ठीक है ना। 3x स्क्वायर y और 9xy स्क्वायर, यह देखो x एक बार है y दो बार है, यहाँ पे x दो बार है y एक बार है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स में क्या होता है, एग्जैक्टली यहाँ पे जो पावर वॉर रहेगा वही यहाँ पे रहना चाहिए। हाँ, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स एक ही मतलब होता है। मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, एक ही मतलब है। लेकिन 2 इंटू 5 और 3 इंटू 2 एक बराबर थोड़े ना है, ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है इसको अनलाइक टर्म बोलते हैं। एक एग्जाम्पल तुम दो फटाक से, 2 टर्म बोलेंगे, दोनों अनलाइक होना चाहिए। बोलो। नींद आ रहा है, बोलो भाई, बोलो फटाफट से। 7x y to the power 2 y स्क्वायर और एक टर्म बोलो जो अनलाइक हो। 7y x to the power 2 x टू द पावर 2। तो ये देखो अनलाइक हो गया क्योंकि यहाँ x y स्क्वायर है, यहाँ y x स्क्वायर है, इसलिए हो रहा है ना। बड़ा शोर कर रहे हैं बाहर वाले, ये सब शोर आ जाएगा इसमें। चलो कोई बात नहीं, पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे। तो यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म समझ में आ गया। और मोनोमियल बाइनोमियल, इसके बाद वो टर्म्स को बता रहे हैं। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है बता ही दिया आपको हम, एक बार फिर से बता दो। मोनोमियल का मतलब है एक टर्म, है ना, वन टर्म होना चाहिए। बाइनोमियल का मतलब क्या है, बाइनो का मतलब है दो टर्म। बाई का अर्थ होता है एल्जेब्रा में बाइनोमियल, बाइनोमियल का अर्थ क्या है, दो टर्म है, ठीक है। और ट्राइनोमियल का क्या अर्थ है, जिसमें 3 टर्म हो। ट्राइनोमियल का मतलब हो गया 3 टर्म है। बात समझ में आई है कि नहीं, बोलो। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म हो गया। और उससे ज्यादा होगा तो हम उसको मल्टीनोमियल बोल देते हैं, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल। अच्छा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं, मोनो का अर्थ होता है एक, तो इसका मतलब हो गया ये एक पदी है। क्या है, एक पदी। टर्म का मतलब पद होता है, एक पदी, ठीक है ना। ये क्या हो गया, द्विपदी, दो पद है, द्विपदी हो जाएगा, है ना। और ये क्या होता है, त्रिपदी, यानी 3 पद है, तो त्रिपदी। चलो ये यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक कर लेंगे, त्रिपदी, ठीक है ना। तो ये अब ये बहुपदी हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, इनके पास बहुत है तो ये बहुपदी है, ठीक है। तो ये आपका एक पदी, दो पदी, यानी टर्म का मतलब है पद। टर्म का मतलब क्या बता रहे हैं, टर्म का मतलब बोलते हैं पद, हिंदी में कहते हैं इसको। हिंदी भी समझो, नहीं तो फिर भविष्य में हिंदी भूल भाल जाओगे, खत्म, अपने ही देश में विदेशी हो जाओगे, है ना। अब एक चीज बता रहे हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टू और मोर वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये क्या होता है, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो हम लिखेंगे, हाँ सॉरी, वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल बनाना है तो उसमें मोनोमियल लिख लो, बाइनो लिख लो, ट्राइनो लिख लो, मल्टीनोमियल, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें केवल एक वेरिएबल यूज होना चाहिए, कोई भी एक लेटर यूज होना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल दिखाएं, मान लो 3x हम लिख दिए प्लस 5 लिख दिए, तो इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल यूज है। कौन सा वेरिएबल यूज है, x। तो इसमें वेरिएबल के नाम पे केवल x यूज है, इसलिए एक ही वेरिएबल यूज है, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल कह रहे हैं। अगर हमें दो वेरिएबल यूज करना है तो जैसे 3x प्लस y प्लस 5 लिख दिया,
तो इसमें दो वेरिएबल यूज हो गया है। कौन कौन से वेरिएबल यूज हो गए? एक्स और वाई। वेरिएबल मतलब लिटरल वैल्यू। कौन कौन से वेरिएबल यूज हो गए? एक्स एंड वाई। तो ये दो वेरिएबल हो गए। 3 वेरिएबल यूज करने, ये 1 वेरिएबल हो गया। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 वेरिएबल वाला एग्जांपल ले लिया है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं ये 2 वेरिएबल का एग्जांपल है? 2 वेरिएबल का एग्जांपल है। और इसको हम लोग 3 वेरिएबल बोल सकते हैं। बोलो हाँ। 3 वेरिएबल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल में क्या एग्जांपल दो? 3x + 9y + 7z - 5। तो इसमें है तो पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें केवल हम ये समझ रहे हैं कि कौन कौन सा वेरिएबल यूज किए हैं। तो इसमें x है, y है और z यूज हुआ है। आई होप समझ में आ रहा है। आ रहा है? 1 और 2 मोर वेरिएबल डिग्री। अब हम लोग एक नई चीज इसमें सीखेंगे, डिग्री क्या होती है। और डिग्री सीखने के बाद में आपका काम खत्म हो जाएगा। अब एक आखिरी चीज सीखने जा रहे हैं, दैट इज डिग्री। याद रखना एक बात को मेरे, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास में। समझो ध्यान से, बढ़िया से। सभी बच्चे ध्यान से देंगे, यूट्यूब वाले भी देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, इस डिग्री को समझेंगे। डिग्री क्या होती है? जैसे मान लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x² + 9xy + 7z⁵। ये एक हमने एक क्या लिखा है? एक्सप्रेशन लिखा है। ध्यान से सुनना इस बात को। ये हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है। इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म है, 2 टर्म है या 3 टर्म है? इसमें इस टर्म में कितना वेरिएबल यूज है, मतलब कितनी बार यूज है? क्या इसमें 2 बार वेरिएबल यूज है? x 2 बार यूज किया गया है। और यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? यहाँ पे एक x बार, y a बार, तो यहाँ भी 2 वेरिएबल है। और यहाँ पर इस टर्म में z जो वेरिएबल है 5 बार यूज किया गया, तो 5 बार यूज किया गया। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितना बार वेरिएबल यूज किया जा सकता है मैक्सिमम, जोड़ना नहीं है, ये नहीं करना कि 2 + 2 + 5 कर दे 9 लिख दे, नहीं, जो मैक्सिमम यूज होती है पावर, उसी को हम उसको डिग्री कहते हैं। यानी इसका अगर हम बोलेंगे तो दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 5। इस एक्सप्रेशन में कितनी डिग्री है? 5। जोड़ना नहीं है, जो मैक्सिमम यूज होगा उसको हम डिग्री बोलेंगे। एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लो 3x² y + 9x⁵y - 7m² इसकी डिग्री बतानी है। तो पहले बताइए फर्स्ट टर्म में हमने कितनी बार वेरिएबल यूज किया है? 3। हाँ, क्योंकि x 2 बार है, y 1 बार है, तो 3 बार वेरिएबल यूज किया है। और यहाँ पे कितना किया? दूसरे टर्म में कितनी बार किया है? 6। 5 बार x है और 1 बार y है, तो 6 बार यूज हुआ है। और यहाँ पर बताओ m 2 बार और n 2 बार, तो इसका मतलब 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 6। हाँ, तो हम क्या कहेंगे? ये एक डिग्री है जिसकी 6 है। तो डिग्री हमेशा याद रखना कि वेरिएबल जो होगा, पावर जो होंगे, मतलब वेरिएबल जो होंगे, वो हमेशा होल नंबर में आ जाए। अच्छा बताओ, एक एग्जांपल और लो। ये 7 है, इसकी डिग्री कितनी है? 7 का डिग्री हाँ 1। कैसे? कहाँ इसमें वेरिएबल है जो 1 बता दिए? इसमें अगर कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब कोई वेरिएबल 0 बार यूज है। कितनी बार यूज होता है? 0। तो इसकी डिग्री कितनी है? 0। तो एक चीज समझ में आ गया कि कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है। कोई कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट रहेगा तो उसमें वेरिएबल कितनी बार यूज है? 0 बार। तो अगर केवल एक ही टर्म है और उस केवल एक ही टर्म है और पूछे इसकी डिग्री बताओ, तो ये 0 डिग्री है ना? ये 0 है ना? अच्छा, अब एक चीज समझते हैं कि किसका डिग्री नहीं निकल सकता। कभी कभी एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसकी आप डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। कैसे? कभी भी कोई वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में यूज होता है, जैसे मान लो 7/y यूज हो गया और 9z⁵ यूज हो गया, तो इसकी तो हम पकड़ में आ रहे भाई, इसका कितना पावर हो रहा है? x का पावर हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई 2 बार यूज है। कोई भी चीज डिनोमिनेटर में जब आती है पावर को, तो हम कहते हैं कि ये माइनस में यूज है, तो -1 टाइम यूज है। डिनोमिनेटर का मतलब होता है माइनस में पावर चला गया। और z⁵ है, यहाँ 5 बार है, तो ये माइनस आ जाने की वजह से आप डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल नीचे चला गया तो माइनस में हो गया ये,
तो इसकी डिग्री आप अगर कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, डिग्री इसकी नहीं निकाल सकते, इसकी डिग्री निकालना संभव नहीं है। ऐसे ही समझ में आया बात? हाँ। तो एक चीज अभी लिखा देंगे नोट, और कभी कोई वेरिएबल रूट वगैरह के अंदर आ गया, जैसे 7 रूट y दे दिया है ना, तो इसकी भी डिग्री आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री जो रूट के अंदर पावर आने का मतलब होता है कि y के ऊपर में जो पावर है वो फ्रैक्शनल पावर है। कैसा पावर है? फ्रैक्शनल। तो अगर फ्रैक्शनल पावर तो इसकी भी डिग्री नहीं निकलेगी, इसकी भी डिग्री नहीं निकलेगी। तो डिग्री दो केस में नहीं निकल सकता। अच्छा बच्चे देख नहीं पाए, तो एक तो आपका पावर अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाता है तो उसकी डिग्री नहीं निकाल पाएंगे, और एक बोल रहा है कि अगर फ्रैक्शनल में, अगर रूट में आ गया तो इसका फ्रैक्शनल पावर हो जाती है तो डिग्री नहीं निकलता। बात समझ में आ गई? तो डिग्री किसका किसका निकल सकता है? डिग्री हमेशा होल नंबर में होगी। डिग्री हमेशा क्या होती है? होल नंबर। डिग्री हमेशा किस में होती है भाई साहब? डिग्री हमेशा होगी होल नंबर में, यानी 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, होल नंबर में होगा। 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, सब हो जाएगा, है ना। और किसकी किसकी डिग्री नहीं निकल सकती है? डिग्री किसकी किसकी निकल सकती है? नहीं निकल सकती इफ वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया तो उसकी डिग्री नहीं निकलेगी, पहली बात। अगर कोई इफ वेरिएबल, अगर वेरिएबल जो है वो रूट में आ गया तो उसकी डिग्री, इफ वेरिएबल इज इन रूट, रूट के अंदर में है तो उसकी डिग्री नहीं निकल सकती। बात समझ में आ गया? ये बात रहेगा ध्यान में। हाँ। अच्छा, अब एक नई बात सुनो, और ये आखिरी बात है हमारी, इसके बाद में इसका मतलब एक एक्सप्रेशन हमने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9z। ये पहले तो एक्सप्रेशन होता है, ध्यान रखना, एक्सप्रेशन है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा कड़ा की तरफ ले जा रहे हैं, ध्यान से समझो। ये एक्सप्रेशन है, अगर हम इसकी डिग्री निकाल लें तो इसकी डिग्री निकल रही है, कितनी डिग्री आ रही है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना निकला? इसका डिग्री निकला 2। जोड़ दिया ना तुम, हम जानते थे, हम जानते थे, तुम जाल में फंस गए मेरे, जोड़ दिए तुम। जोड़ना नहीं है, हर टर्म में मैक्सिमम वैल्यू देखनी है वेरिएबल की, तो डिग्री 2 है। अगर किसी एक्सप्रेशन की डिग्री निकल सकती है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या बोले? हिंदी में लिख दें, यदि किसी, अगर हम किसी एक्सप्रेशन की डिग्री निकाल लें, डिग्री निकल जाए या निकाल लें तो वह एक्सप्रेशन, जो हमारा एक्सप्रेशन है, वह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है। पॉलिनोमियल कहलाती है। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एक्सप्रेशन का डिग्री नहीं निकल पाएगा उसको क्या कहेंगे? अब जैसे देखो, एक एग्जांपल हमने लिया अभी कि भाई 3x स्क्वायर प्लस 9 बाई वाई स्क्वायर प्लस 7m, ऐसा। इसमें तो वेरिएबल हो गया, ये एक्सप्रेशन तो है, ये पहले अलजेब्रा का हिसाब किताब तो है, ये एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसमें पावर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसकी डिग्री हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसकी डिग्री नहीं निकल पा रही है, इसका मतलब दिस इज अ एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा? पहले डिग्री निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन तो है, इसकी डिग्री नहीं निकाल पाए ना। यदि किसी एक्सप्रेशन की, अब देखो ध्यान से समझो, यदि किसी एक्सप्रेशन की डिग्री नहीं निकाल सकते तो वह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। वह एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, वह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। थोड़ा घसीट दिया है, नहीं है। बात समझ में आया? हाँ।
इसका मतलब वो एक्सप्रेशन ही रह जाएगा, पॉलिनोमियल उसको नहीं कह पाएंगे। तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पॉलिनोमियल मस्ट बी, पॉलिनोमियल में क्या होगा, पॉलिनोमियल में डिग्री होती है, डिग्री होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज अब इस पे हम लिख सकते हैं क्या कि सारे पॉलिनोमियल जो हैं वो डिग्री हैं, सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैं, बोलो हाँ। लेकिन सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जिस एक्सप्रेशन का हम डिग्री नहीं निकाल पा रहे हैं वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं पा रहा है। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर expression, all polynomial are expression, but all expression, बोलो, but all expression, बोलो आगे बोलो, but all expression are not polynomial. Very good, polynomial। ठीक है। तो कभी भी किसी सवाल में अगर हमसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो बोलना जिस एक्सप्रेशन की डिग्री निकाल सकते हैं वो पॉलिनोमियल होती है, जिसकी डिग्री नहीं निकाल सकते उसकी पॉलिनोमियल नहीं होती है, वो एक्सप्रेशन ही रह जाता है। जैसे एक बास्केट में बहुत सारे फल हैं, सारे केला फल हैं, क्या बोला हमने, सारे केला, ध्यान से समझना, सारे केला फल हैं, सारे केला तो फल हैं, लेकिन सारे फल केला नहीं है। बात समझ पा रहे हो, सारे केला तो फल हैं लेकिन सारे केला फल नहीं है। क्या ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल इसी तरह से कह रहा है कि सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो हैं लेकिन सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। तो आज इतना रखें हम लोग, इतना दूर में अभी हमने आज आपको केवल नियम समझाया है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसके बाद में हम लोगों का चैप्टर शुरू होगा और इसके बाद में हम लोग काम को सीख पाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग थोड़ा जल्दी खत्म कर दे रहे हैं, तो आज इतना ही रखते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि हम कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम पवन है और मेरे सामने जो टीचर बैठे हैं उनका नाम दिव्यांश है। टीचर, हाँ ठीक है, तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आपको, गुड बाय, टाटा, थैंक यू। ठीक है, बोलो समझ में आया आज का चैप्टर क्लास हम लोगों को? हाँ। नमस्ते जी बोलो। नमस्ते।